को लेकर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही क्रिटिसाइज करती हुई नजर आ रही हैं, या फिर एक खास तबका है जो लगातार योगी सरकार को इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं ब्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है कि इसका सियासी बड़ा फायदा जो है वो योगी सरकार को जरूर हो। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है, लेकिन दूसरी ही तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे ही सियासत और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने को यही मिला है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस वक्त निशाने पर बनी हुई है तमाम विपक्षी दलों की, और विपक्षी दल एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। और इसी सियासी जंग के बीच अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर नजरें सभी की आकर टिक गई हैं। सवाल यहां पर यही खड़े हो रहे हैं कि 2019 में जिन पार्टियों का गठबंधन रहा, क्या एक बार फिर से वो गठबंधन होता हुआ दिखाई देगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस डिबेट सेशन में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आज हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि यूपी में इन दिनों सियासी माहौल इस वजह से गरमाया हुआ है कि हाल ही में माफिया यानी कि डॉन अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या की गई, सरेआम यहां पर उसे गोली मार दी गई, साथ ही साथ अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां पर अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और योगी सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव और मायावती के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब उन्होंने बड़ी मांग कर दी है कि यहां पर जल्द से जल्द कुछ अहम फैसला सुनाया जाए। तो क्या यहां पर इन तमाम राजनीतिक मुद्दों के बीच क्या गठबंधन की कोई आशंकाएं नजर आ सकती हैं? तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले यहां पर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से विपक्ष ने यहां पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, यही था वो एक तरीके से आदेश था मुख्यमंत्री का। और कुछ मुख्यमंत्री के जो बहुत निकट के अधिकारी हैं जो स्वयं माफियाओं के साथ व्यापार कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में ये सब करना है। ये उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इसलिए तीसरी बात ये कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? और इतनी सेंसिटिव मामला था कि सैकड़ों पुष्प जिस दिन अतीक अहमद को लाया गया और उनके भाई को लाया गया, बरेली से उन्हें लाया गया साबरमती से, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगे हुई थी। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और जब भी और आज भी अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। भाई, किसी व्यक्ति को पकड़ के मारना हत्या है सीधे। इनकाउंटर में सीधे गोली चले आपसे, क्या आप तो गए होंगे, आपके चैनलों के लोग गए होंगे झांसी, जहां इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर था वो। हमने झांसी के 50 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, जब पुलिस वाले शोर मचाने लगे और गोली चलाने लगे। सारे लोग जानते हैं इलाहाबाद में और दिल्ली में जानते हैं कि दिल्ली से लोगों को पकड़ लिया गया था कई दिन पहले और रखे हुए, तो कैसे मारा गया उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन जो कुछ हो रहा है, ऐसा हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र के खात्मे की तरफ जाने वाला रास्ता है, क्योंकि केवल राजशाही में ऐसा होता था
कि राजा जो हुक्म करे वही कानून, वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका और वही विधायिका, वही कानून, वही आदेश, वही सारी चीज़ें एक ही आदमी बात है, उसी तरफ जा रहा है देश। तो अगर डेमोक्रेसी को लोगों को बचाना होगा, और ये तो मैं सच कहूँ, मीडिया ट्रायल की वजह से ही मारा गया थी। जितने केस बता रहे हैं, अभी एक केस में सजा हुई है, किसी केस में अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ, किसी केस में, एक में भी। रोज फर्जी सैकड़ों मुकदमे लोगों के खिलाफ लिखाए जाते कि नहीं लिखाए जाते? लिखाए जा रहे हैं, तो संख्या बढ़ जाती। अतीक अहमद 89 में, 91 में, 93 में इंडिपेंडेंट एमएलए जीते, 96 में या 95 में समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से फूलपुर से एमपी हुए। तो ये तो था नहीं कि साहब गुंडा और बदमाश सब चुनाव जीत जाते। 3 बार तो किसी पार्टी ने निर्दलीय चुनाव जीता था, रिकॉर्ड 3 बार लगातार जीते, 89, 91, 93। उसके बाद समाजवादी पार्टी जीते, समाजवादी पार्टी से लोकसभा, जब लोकसभा में वो जीत के आए थे अतीक अहमद, तब मैं लोकसभा का सदस्य था, 37 हमारे एमपी थे, मैं समाजवादी संसदीय दल का नेता था, 5-4 साल वो हमारे साथ एमपी रहे। तो है, लेकिन अब मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते। तो कोई नहीं कहता गैंगस्टर है। कर चलो ठीक है, अतीक के डिफेंस में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भारत का संविधान और कानून पकड़ के मारने की इजाज़त नहीं देता है। अभी तो अतीक के 2 लड़के बंद और हैं जेल में, और 2 पुलिस किसी जिसमें रख दिए जाते हैं, अनाथालय जैसे, उसमें रख दिए, सुरक्षा की दृष्टि से कह रहे। 2 पढ़ने वाले लड़के हैं, नाबालिग लड़के हैं, दोनों को वहाँ रख दिया है, 2 जेल में। 4 बच्चे 5 बच्चे थे, 1 मार दिया गया। तो इलाहाबाद के लोगों का जो कहना है हमसे, उनका ये कहना है कि यहाँ चर्चा, ये इलाहाबाद में चर्चा ये है कि इन लड़कों को भी किसी न किसी बहाने मार दिया जाए। सर, जिस तरह से आज अतीक का कल गोली मार के और उनके भाई की हत्या हो गई, किस तरह से पार्टी का रिएक्शन है? पहला देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अतीक के किसी लड़के की हत्या की जा सकती, तो वो लड़का मार दिया गया। कोई इनकाउंटर नहीं था, सब फर्जी इनकाउंटर था। और अतीक ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी कि पुलिस की अभिरक्षा में मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे सुरक्षा दी जाए। की थी कि नहीं की थी? जी बिल्कुल। और हो गई हत्या। ये जानबूझकर की गई हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में इस तरह से कभी मर्डर नहीं हुआ पुलिस की अभिरक्षा में। 5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी और भाई भी 2 बार का एमएलए, उनको पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया जाए, ये क्या है? ये सुनियोजित हत्या है। और कोई भी निष्पक्ष एजेंसी जब जांच करेगी तो इसमें जो 7 पुलिस वाले थे वे भी 120 के मुलजिम होंगे, उससे ऊपर वाले भी 120 के मुलजिम होंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। लोकतंत्र में ऐसा कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप सत्ता में पहुंचने के लिए किसी एक धर्म के लोग को चुन चुन कर मारना शुरू करोगे, के साथ दूसरे धर्म के लोग प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी ईमानदारी से सोचने वाला व्यक्ति है वो सब इसको गलत समझेंगे, गलत मानेंगे, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जिस तरह से कल हुआ, कुछ मीडिया कर्मी जब बाइट ले रहे थे, क्योंकि मेडिकल के लिए लिए जा रहे थे, ये बताइए 10 बजे किसी मेडिकल के लिए लिया जाता? देखा आपने कभी? तो हत्या की योजना थी। किसी पुलिस वाले ने गोली चलाने वाले पे, अतीक को मारने वाले पे गोली चलानी चाहिए थी कि नहीं चलानी चाहिए थी? तो क्या था? ये योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई। चलो जाओ। आपने देखा
देखा कि किस तरीके से यहाँ पर यूपी में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है और अतीक अहमद हत्याकांड मामले में यहाँ पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। तो कपिल, आपसे सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है कि असुद्दीन ओवैसी ने इस्तीफे की मांग की, मायावती यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मांग करती हुई नजर आई है, वहीं अखिलेश यादव भी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या गुंडाराज यहाँ पर बढ़ता हुआ वाकई में दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव और मायावती के मुताबिक? देखिए, मुझे नहीं लगता कि गुंडाराज यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर अतीक अहमद की बात करी जाए तो उसे सपा का प्रोडक्ट बताया गया था और योगी सरकार में आप देखिए एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, ये पूरी जांच हाईकोर्ट पहुंचती है, हाईकोर्ट यहाँ पर क्लीन चिट देती है और हमने परसों भी देखा जिस तरीके से घटना नजर आई थी, अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई थी और उस दौरान भी यही कुछ देखने को मिला था कि अगर माफियाओं के साथ या फिर किसी डॉन के साथ ऐसा होता है तो जनता, लाजमी सी बात है, उसके लिए जो हमदर्दी है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी सरकार को लेकर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही क्रिटिसाइज करती हुई नजर आ रही हैं या फिर एक खास तबका है जो लगातार योगी सरकार को इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं ब्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है कि इसका सियासी बड़ा फायदा जो है वो योगी सरकार को जरूर होगा। कपिल, यहाँ पर देखा जाए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी और दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये बातें सामने आई कि अब तक यूपी में देखा जाए तो 100 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं और धर्म के आधार पर यहाँ पर एनकाउंटर हो रहे हैं। ये सवाल खड़े होना शुरू हो चुका है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? और दूसरी ही तरफ ओपी राजभर के बयानों से आप वाकिफ हैं। ओपी राजभर कहते हैं कि मायावती अखिलेश यादव को एकजुट हो जाना चाहिए, गठबंधन यहाँ पर कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, धर्म की राजनीति की जहाँ तक बात है या फिर कहिए कि इस तरह की बातें हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर समाज अगर लगातार इस तरह के हमले करेगा, माफिया बनेगा या उसका गुंडा राज नजर आएगा, तो देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो कानून जो है या फिर वो हमारी न्यायपालिका हो या फिर पुलिस हो और सरकार के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो इस तरीके का कोई फर्क नहीं करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोविड जैसा दौर था, जब राशन फ्री अगर हिंदू को मिला तो मुस्लिम को भी मिला, इलाज हिंदू को भी मिलता है मुस्लिम को भी मिलता है और दोनों ही बराबर का टैक्स पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें सिर्फ बरगलाने के लिए की जाती हैं। जहां तक बात है अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने की, तो देखिए अखिलेश यादव जो है 111 विधानसभा सीटें लेकर आए थे, कई सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो ये माना जा सकता है कि अखिलेश यादव मायावती से बेहतर स्थिति में है। अगर मायावती के पास 50-60 सीटें होती तो शायद अखिलेश ये बात कर सकते थे कि चलिए हम दोनों गठबंधन कर लेते हैं, मिलाकर जो है वो 150 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं। मायावती की अगर बात करी जाए तो देखिए उनके विधानसभा और लोकसभा में कितने मेंबर हैं, लगभग ना के बराबर हैं और निकाय चुनाव में हालांकि 1-2 सीटों पर उनके महापौर जरूर नजर आते हैं, लेकिन सत्ता में इतनी कम सीटें होने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नहीं होगा और आने वाले चुनावों में अगर वो लगातार एक्टिव रहती हैं, सड़कों पर मुद्दे उठाती हैं, तब जाकर ये कह सकते हैं कि साल 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आ सकती हैं। लोकसभा सीटों में तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। आखिरी कुछ सवाल रहेंगे कपिल, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर अब जो बड़ी चूक होती हुई नजर आई है, यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कस्टडी के बीच अचानक से यहाँ पर मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को, मीडिया से वह बातचीत कर ही रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर पुलिस कस्टडी के बीच आकर यहाँ पर आरोपियों ने जिस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां ही चला दी, तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस चुप्पी साधे हुई नजर आई है, तो क्या वाकई में योगी सरकार के नेतृत्व में ये कड़े एक्शन लिए गए हैं, साजिश है कोई, या फिर इस वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ साजिशें रची गई और इसी की वजह से क्या उनका इस्तीफा तय माना जा सकता है? देखिए, जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है और ये सवाल मैं शायद इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कई बार जो है वो पूछा रहा है। आपको सबसे पहले इस बात का जवाब दे देते हैं कि आखिर अतीक अहमद की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई वो साजिश थी या फिर कुछ और था। अतीक अहमद जो है वो माफिया रहा है, गुंडा रहा है, कई करोड़ों की उसके पास संपत्ति है। आखिर ये संपत्ति कहाँ से आई? ये संपत्ति दरअसल जनता की तरफ से हड़पी गई थी। तो ये लाजमी सी बात है कि ये गैंग वॉर जो है जब शुरू होता है या फिर कोई माफिया अपने चरम पे होता है तब उसके खिलाफ जनता आवाज नहीं उठाती क्योंकि उसे डर होता है कि हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इन माफियाओं का दौर खत्म होता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए, फिलहाल वो कानून के शिकंजे में है, तो इस बात की संभावनाएं जो है वो प्रबल हो जाती हैं कि इन माफियाओं को लेकर जब ताकत खत्म होती है, उनके जिस तरीके से कहा जाता है कि दाएं हाथ हैं, ये बाएं हाथ, सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ऐसे में जो दूसरे पक्ष होता है कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो स्वतंत्र होता है। यानी कि अगर बात करी जाए अतीक अहमद की तो उस दिन उसके हाथ में हथकड़ी थी, वो भाग नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, हाथ में उसके पास कोई जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन दूसरे पक्ष के पास थी। और यही वजह है कि अतीक अहमद
इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, तो मुझे लगता है कि जब कोई माफिया या फिर कोई गिरोह एक्टिव होता है उस समय उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और इस बात की जांच ज़रूर की जानी चाहिए कि पुलिस की कस्टडी में अगर इस तरह से अपराधी मारे जाएंगे तो आज तो चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रायल हो चुका था, सज़ा का ऐलान हो चुका था, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको कई राज पता होते, ये वो प्रोसेस का हिस्सा होता जब उसे हाल ही में गिरफ्तार किया जाता। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को लेकर यही जो है वो मैं कहना चाहूँगा, जनता भी यही कह रही है कि इस तरह के माफिया और गुंडों के खिलाफ इसी तरह का एक्शन होना चाहिए। आखिरी छोटा सा सवाल, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर महागठबंधन अगर होता है तो महागठबंधन की जीत पक्की मानी जा सकती है या फिर नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता यूपी में कोई महागठबंधन हो सकता है, क्योंकि अगर मायावती की बात करी जाए वो अलग हैं, अखिलेश अलग हैं और तमाम राजनीतिक दल जिसमें पल्लवी पटेल भी शामिल हैं वो सब अलग अलग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश पहले ही कह चुके हैं अपना दल के साथ वह चुनाव लड़ेंगे। मायावती कहती हैं नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो लेकिन किसी के साथ वह गठबंधन नहीं करेंगी। और 2017 में कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन रहा और अब देखा जाए अन्य छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में 2024 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोई महागठबंधन होता हुआ दिखाई देगा, यूपी में नहीं बल्कि पूरे ही देश के जो केंद्र की जो सियासत है उसमें। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि विपक्ष का दावा है कि महागठबंधन अगर हो जाता है तो बीजेपी को केंद्र से सत्ता से हटाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।